नहीं लगा था मामला संवेदनशील है, बिगड़ जाएगा माहौल? ज्ञानवापी में नहीं हुआ, बनारस में नहीं हुआ, अयोध्या में सब कुछ ठीक रहा, तो संभल में आपकी पुलिस कर क्या रही थी कि छत पर इतने बड़े बड़े पत्थर पहुंच गए, हथियार पहुंच गए? रोकना किसका काम था? तारिक खान का काम था क्या रोकना, या सपा का काम था? राकेश जी जानते हैं होता क्या है राकेश जी, जब विचारों में दुर्भावना आ जाती है ना, बार बार नेता ये कहने लगते हैं कि हाँ भी बांग्लादेश हो जाएगा, तो निश्चित तौर पे उसको मानने वाले उसके फॉलोअर जो है ना उसी तरीके की चीजों को अपनाते हैं। राकेश जी, नेता ने कह दिया कि बांग्लादेश हो जाएगा, तो सर बांग्लादेश नहीं बनने देना आपकी जिम्मेदारी है, सरकार में है, सारा तंत्र आपके पास है, उनका काम नहीं है। राकेश जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप देखे होंगे ना, ये विपक्षी पार्टियां हैं जो जान के चाह रही थी कि हमारे सरकार में लगातार और प्रतिदिन दंगे होते थे, भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार में हो, और हम कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन की तो यहाँ पे जो है वाहवाही करनी चाहिए, आपको कहना चाहिए। इतना बड़ा दंगा हो जाता, हजारों लाखों लोग हथियार लेकर आते हैं और आक्रमण कर देते हैं, आपस में लड़ जाते हैं, गोली चलाते हैं, नजदीक से गोली चलाते हैं, पता नहीं कितने लोग मर जाते हैं। स्थानीय प्रशासन ने चौकसी बरतते हुए जिस तरह से आंसू गैस का उपयोग करके लोगों को बचाया है, जान माल कम से कम नुकसान हो सके, ये तो काबिले तारीफ। और रही बात दंगे की, तो हमने तो राकेश जी इस देश में हमने तो इस देश में दो प्रधानमंत्री को है, उस समय इंटेलिजेंस कहाँ था? इंटेलिजेंस की बात ये होती है सर, इंटेलिजेंस की बात होती है, मैं वही कह रहा हूं एहसन सिंह, इंटेलिजेंस की बात होती है, ठीक है सर, लेकिन ये इतनी स्थिति ना बिगड़ने देना भी आपकी जिम्मेदारी थी, तो कहीं ना कहीं से कुछ तो गड़बड़ हुआ है। अब सर तय करिए कि कहां से गड़बड़ हुआ है, कौन लोग जिम्मेदार हैं? मैं आ रहा हूं पवन राव अम्बेडकर जी। 10 सेकंड सुनिए। प्रशासन भी स्थानीय लोगों से उम्मीद करता है और बार बार अपील करता है। आप देखे होंगे कि आपके नजदीक में कोई भी ऐसी चीज दिखाई दे तो आप बताइए। ये पूरा समाज, ये पूरा देश सबके भरोसे पे चल रहा है, सबको साथ लेकर चल रहा है। अब आप बुर्का पहन के भरोसे वाली बात पर आऊंगा, 10 सेकंड हो गया आपका एहसन सिंह, इस भरोसे वाली बात पर आऊंगा, इस भरोसे वाली बात पर मैं दोबारा लौट कर आऊंगा, लेकिन नहीं, ये मैं आज किसी को बख्शने वाला नहीं हूं इस पूरे मामले में, ये समझ लीजिए आप लोग। पवन राव अम्बेडकर, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये फायरिंग नहीं मर्डर है, सरकार ने कहा, तो भाई सबूत है क्या कि किसकी गोली से कौन मर गया? नंबर एक बात। और दूसरी बात है कि आपके नेता ने भी पत्थरबाजों पर, जो बड़े बड़े पत्थर लेकर आए, उन पर क्यों मुंह गया, क्यों नहीं बोलते नजर आए उस पर? राकेश साहब बहुत बहुत शुक्रिया। कल जो घटना हुई बहुत दुखद है और उस घटना की हम निंदा करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा हास्यास्पद विषय ये रहा है कि इस देश में हमने देखा है कि जहां पर लाखों मामले इस देश की अदालतों में जो है पेंडिंग पड़े हुए हैं। एक आश्चर्य देखिए कि 20 तारीख को उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन का वोटिंग होना है और 19 तारीख को कितने आनन फानन में, अब आप देखिए टाइमलाइन देखिए कितनी जबरदस्त है। 1:30 बजे पिटीशन को किया जाता है। सवाल नहीं, आप पहले पर ऐसे सवाल नहीं उठा सकते। ये सरकार, राकेश साहब ये बातचीत मुझे सिंह एक बार बोल लेने दीजिए। पहली बार बोल रहे हैं, आप नोट करके रखिए, आप बाद में काउंटर कर दीजिएगा। पहली बार बोल रहे हैं, उनको पूरा बोलिए। मैं सारा साहब तथ्यों के आधार पर बात करूंगा, हमारे बीच में विक्रम साहब भी हैं। तो 1:30 बजे पिटीशन को जो है दायर किया जाता है और 3:30 बजे आदेश जारी किया जाता है। और पिटीशन और आदेश के बीच में ये जो कानून है सीपीसी, इस कानून का उल्लंघन किया जाता है। और उल्लंघन कैसे होता है कि हमारे पास सेक्शन 27 है जिसको फॉलो नहीं किया गया, हमारे पास ऑर्डर 5 रूल 1 है जिसको फॉलो नहीं किया गया, और ऑर्डर 8 और रूल 1 है जिसको फॉलो नहीं किया गया। और इतनी आनन फानन में कोर्ट ने आदेश दे दिया। अब आप आश्चर्य देखिए कि वहां पर राजस्व की भी टीम मौजूद है, जिला प्रशासन की भी टीम मौजूद है, पुलिस विभाग भी मौजूद है। इतनी जल्दी क्या थी कि 1:30 बजे का जो दायर किया गया वाद है 3:30 बजे और 6:30 बजे वहां जाकर के पूरी टीम पहुंच जाती है। और अभी विक्रम सिंह साहब से कहना चाहता हूं कि पुलिस पूरी तरह से फेल हुई, क्योंकि अगर आदेश हुआ था तो ना पुलिस की प्रॉपर बैरिकेडिंग थी, ना ही किसी। अब आप सुन लीजिए, मैं इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूं, कानून की बात कर रहा हूं। मैं आपको 30 सेकंड और देता हूं, और मेरा सवाल बहुत सीधा सा है कि क्या कहीं उसमें लिखा हुआ है कितनी जल्दी आदेश नहीं आ सकता है? और अगर कुछ आपके हिसाब से सुनिए ना, अरे भाई सुनिए, पवन राव अम्बेडकर पूरी बात सुना करिए। और आपकी पूरी पार्टी तो वकीलों से भरी पड़ी हुई है, तो तुरंत जाकर कहीं से स्टे ऑर्डर लेकर आते कि देखिए माय लॉर्ड ये क्या हो रहा है,
ये निचली अदालत ने इस तरीके से आदेश दिया है, ये तो गड़बड़ है। अब राकेश साहब जवाब आप जरूर सुनिए, जवाब सुनिए। देखिए बीच में इंटरप्ट न करिए, बीच में इंटरप्ट न करिए राकेश साहब। अब मेरी पूरी बात सुनिए, 30 सेकंड पवन राव अम्बेडकर जी, फिर मैं जाता हूं विक्रम जी के पास। बोलिए, मेरी पूरी बात सुनिए। सीपीसी का जो सेक्शन है 27 कहता है कि सम्मन इश्यू किया जाएगा और वहां से डिपेंडेंट के माध्यम से वो जो है उसका जवाब लिया जाएगा। ठीक, 1:30 बजे, अब आप पूरी बात सुन लीजिए, 1:30 बजे अगर बात दायर किया जा रहा है और 3:30 बजे बिना किसी आंसर के, बिना किसी डिफेंडेंट के सम्मन किया गया है। सम्मन, डिफेंडेंट इसमें कौन था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट है और साथ ही साथ जामा मस्जिद की लोग हैं, उनके ऊपर जो है वो डिपेंडेंट है। क्या इस सीपीसी का, कानून का इस देश की न्यायपालिका ने जो है उल्लंघन किया है या नहीं किया है? ठीक है, मैं पूछ लेता हूं। दूसरा नियम पवन राव पूछ लेता हूं, पवन भाई पूछ लेता हूं। विक्रम जी, जो बात पवन राव अम्बेडकर ने कही है सर, आप इस पर क्लैरिफाई करिए, जो वो कह रहे हैं क्या वो सही है या उसमें कोई गुंजाइश है, लूपहोल है कोई? देखिए, डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो बातें कही है पूरी तरीके से न्यायोचित है, न्याय संगत है, तर्क संगत है। लेकिन कोर्ट के प्रत्येक न्यायालय के कुछ एकाधिकार भी होते हैं, कुछ विशेषाधिकार भी होते हैं, और किन परिस्थितियों में न्यायालय ने ये आदेश दिया है ये भी विचारणीय है। ये कोई जरूरी नहीं है, दोनों तरफ के अधिवक्ता रहते हैं। तो क्या मैं ये मान लूं कि न्यायालय ने कोई आत्मघाती निर्णय दिया? ये तो बिल्कुल अकल्पनीय है। और कुछ किताबें मेरे पास भी हैं, जरा उनके ऊपर भी गौर कर लें कि डॉक्टर अंबेडकर साहब भी लाए किताबें, मैं भी अपनी किताबें लेकर के आया हूं, लेकिन ये क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस की है, सिविल की नहीं है जो डॉक्टर अंबेडकर जी ने कही है। लेकिन ये अविश्वसनीय होगा कि न्यायालय कोई इस तरीके की विसंगति कर देगा। अनुच्छेद 142 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को भी इसी तरह की कुछ आपको ऐसे विशेषाधिकार या ऐसी विकल्प न्यायालय के पास रहते हैं कि उनके द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, हो सकता है कि हम उन क्लॉजेस को, उन सेक्शंस को हमने इंटरप्रेट या अध्ययन नहीं किया है, लेकिन कोर्ट ने कोई ऐसी त्रुटि की है तो ये त्रुटि आज हम कह रहे हैं, जबकि ये मामला बहुत पुराना हो गया है। अगर ये त्रुटि होती राकेश जी, तो ये उसी दिन न्यायालय के नोटिस में या हाईकोर्ट में चला जाता। आपने सही कहा, हमारे इतने विद्वान पैनलिस्ट, इतने विद्वान अधिवक्ता हैं, वो इसमें हस्तक्षेप ठीक है सर, मैं आऊंगा चंद्रमोहन जी। मैं ब्रेक के बाद भी अभी बता दूं कि ये डिबेट जारी रहेगी। पवन राव अम्बेडकर, फिर मैं आपके पास आऊंगा, बीच में ब्रेक भी हमें लेना होगा। चंद्रमोहन शर्मा जी, आपकी पार्टी से राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया पर लिखा, प्रियंका गांधी ने भी लिखा, इमरान मसूद भी कह रहे हैं कि प्रायोजित है। सर सब ठीक है, लेकिन पत्थरबाजों पर क्यों नहीं बोल पाते हैं? ऐसी कौन सी मजबूरी है कि जो स्टोन पेल्टिंग कर रहे हैं उन पर खामोशी हो जाती है? देखिए राकेश भाई, प्रश्न ये इसलिए होता है कि पत्थरबाजों पे क्यों नहीं बोल पाते, ये आप पूछ रहे हो, लेकिन बोल पत्थरबाजों के अगेंस्ट कौन रहा है ये आपको समझना है। क्योंकि भाजपा सर्वे करवाना चाहती है, ना ही पर सर्वे को रोकना चाहती है। भाजपा ना ही दंगा को रोकना चाहती है, सिर्फ देश का भाईचारा खराब करना चाहती है। क्यों? क्योंकि तुष्टीकरण होगा तो उस तुष्टीकरण का फायदा किसको होगा? भाजपा को होगा। और नुकसान किसको होगा? विपक्ष को होगा। क्योंकि अगर विपक्ष देश के 145 करोड़ जनमानस के लिए अगर एक धर्म के प्रति अपनी बात रखेगा, तो कुछ बुद्धिजीवी और पार्टी के, भाजपा के संजीदा लोग कहेंगे कि ये मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे हैं। अरे अगर मुस्लिमों के प्रति, अपने देश के नागरिकों के बारे में अगर कोई बात कह के पूछना अपराध है, तो उसका फायदा भाजपा को क्यों?